बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो चुका है। मतदान पूरा होते ही सामने आए एग्जिट पोल्स, जिन्होंने एक बड़ा संकेत दे दिया। सभी एग्जिट पोल्स एनडीए को बहुमत दे रहे हैं और महागठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, जबकि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का सपना टूटता दिख रहा है। लेकिन इस चुनाव में एक और बड़ी कहानी छुपी है। बिहार की महिलाओं ने इस बार रिकॉर्ड वोटिंग की है। पुरुषों से कहीं ज्यादा महिलाएं वोट डालने पहुंची। लेकिन सवाल यह है कि क्या महिलाएं सिर्फ वोटर बनकर रह गई हैं? राजनीति में उनकी भागीदारी इतनी कम क्यों है? सबसे पहले नजर डालते हैं एग्जिट पोल्स पर, जिससे बिहार में नई सरकार की तस्वीर साफ होती नजर आएगी। IANS मैट्राइज ने एनडीए को 147 से 167 सीटें दी हैं। इनके मुताबिक महागठबंधन को 70 से 90 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य दलों को 2 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। चाणक्य स्ट्रेटजीज कहता है कि एनडीए को 130 से 138 सीटें मिलेंगी, महागठबंधन को 100 से 108 सीटें मिल सकती हैं, अन्य को 3 से 5 सीटें दी गई हैं। पोल डायरी ने तो कमाल की भविष्यवाणी की है। उन्होंने एनडीए को 184 से 209 सीटें दी हैं। महागठबंधन को सिर्फ 32 से 49 सीटें दिख रही हैं, अन्य को 1 से 5 सीटें मिल सकती हैं। न्यूज 18 के मुताबिक एनडीए को 140 से 150 सीटें मिल सकती हैं, महागठबंधन को 85 से 95 सीटें दिख रही हैं। अब अगर हम सभी एग्जिट पोल्स का औसत निकालें तो पोल ऑफ पोल्स का नतीजा सामने आता है, जिसके अनुसार एनडीए को लगभग 140 से 150 सीटें, महागठबंधन को 85 से 95, जबकि अन्य दलों को 3 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। याद रखिए, बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है। 2020 में महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उनकी सीटें 20 से 25 कम हो सकती हैं, जबकि एनडीए की सीटों में इजाफा नजर आ रहा है। एग्जिट पोल्स ने एनडीए के अंदर एक दिलचस्प राजनीतिक समीकरण सामने रखा है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ने बराबर 101 सीटें लड़ी हैं और एग्जिट पोल दोनों को लगभग समान सीटें देते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी को 67 से 73 और जेडीयू को 67 से 75। यह बराबरी का समीकरण नीतीश कुमार और भाजपा के बीच संतुलित साझेदारी को दर्शाता है, जहां किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं है। जेडीयू के लिए अच्छी खबर यह है कि उसका प्रदर्शन पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर नजर आ रहा है। चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास 29 सीटें लड़ी थी, लेकिन उन्हें 7 से 9 सीटें मिलने का अनुमान है, जो लगभग 30% जीत दर है, जो दिखाता है कि लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट के बाद भी विधानसभा में उनका प्रदर्शन औसत रहा है। छोटे सहयोगियों में जीतन राम मांझी की हमको 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं, जो सिर्फ 6 सीटों पर लड़ी थी। यह 80% जीत दर है, जो उनकी मजबूत स्थिति दिखाती है। हालांकि उन्होंने सभी टिकट अपने परिवार के लोगों को ही दिए थे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 6 सीटों में से केवल 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। कुल मिलाकर एनडीए में बीजेपी जेडीयू की बराबरी इस चुनाव की खास बात है। एग्जिट पोल्स में महागठबंधन को बड़ा झटका लगता दिख रहा है और गठबंधन के अंदर पार्टियों का प्रदर्शन भी खास नहीं है। आरजेडी ने सबसे ज्यादा 143 सीटों पर चुनाव लड़ा और उन्हें 53 से 58 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी लगभग 38 से 40% जीत दर। ये 2020 में मिली 75 सीटों से 15-20 सीटें कम है, जो तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका है। कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे निराशाजनक रहा है, जो 60 सीटें लड़ी, लेकिन सिर्फ 10 से 12 सीट मिलने की उम्मीद है, यानी मात्र 16 से 20% जीत दर। ये 2020 की 19 सीटों से लगभग आधी हैं, जो कांग्रेस के लगातार कमजोर होते प्रभाव को दिखाता है। सीपीआई-एमएल यानी कम्युनिस्ट पार्टी माले ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और उन्हें 5 से 8 सीटें मिल सकती हैं। दूसरी कम्युनिस्ट पार्टियों जैसे सीपीआई और सीपीआई-एम ने कुल मिलाकर 13 सीटों पर चुनाव लड़ा और उन्हें सिर्फ 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं चुनाव से पहले डिप्टी सीएम बनने का दावा ठोकने वाले मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी की हालत बेहद खस्ता दिख रही है। 15 सीटों पर लड़े हैं, लेकिन अनुमान है सिर्फ 1 से 4 सीटें मिलने का, जो दिखाता है कि वीआईपी को अब भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। हालांकि तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल्स के इन आंकड़ों को सिरे से खारिज कर दिया है। सुनिए आरजेडी नेता क्या कह रहे हैं। ये जो पीएमओ से जो तय होकर के आता है, जो अमित शाह जी अपने कलम से लिख करके देते हैं, फलना चैनल को, फलना चैनल को, फलना चैनल को, वही बेचारे मीडिया वाले
जो है बयान अपना कहते हैं, बोलते हैं। अब 2020 की अगर तुलना की जाए इस बार, तो 72 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया है। यानी ये वोट कोई नीतीश जी को बचाने के लिए नहीं पड़े भैया, ये सरकार को बदलने के लिए, वोट फॉर चेंज के लिए वोट पड़े हैं। चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने भी बड़े दावे किए थे। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी अर्श पर होगी या फर्श पर, बीच का कोई रास्ता नहीं होगा। और एग्जिट पोल्स ने तस्वीर लगभग साफ कर दी है। जन स्वराज पार्टी फर्श पर ही नजर आ रही है फिलहाल एग्जिट पोल्स में। तो इंडिया टीवी मेट्राइज ने जन स्वराज को 0 से 2 सीटें दी हैं। पीपल्स इंसाइट ने भी 0 से 2 सीटें बताई हैं। पीपल्स पल्स ने 0 से 5 सीटें दी हैं। कुछ पोल्स ने 1 भी सीट नहीं दी। प्रशांत किशोर ने 3 साल की पदयात्रा की, 238 सीटों पर जमकर प्रचार किया। उनकी रैलियों में भीड़ भी खूब उमड़ी, लेकिन ये भीड़ वोटों में तब्दील नहीं हुई ऐसा लग रहा है। इंडिया टीवी मेट्राइज के अनुसार जन स्वराज को सिर्फ 5% वोट शेयर मिल सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि प्रशांत किशोर ने मुद्दों की बात की, नीतियों पर चर्चा की, लेकिन बिहार की जातीय राजनीति को समझ नहीं पाए। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा है। याद रखिए, हम जब निराशाजनक कह रहे हैं तो ये एग्जिट पोल्स के नतीजों के हिसाब से हम कह रहे हैं। 2020 के चुनावों में AIMIM ने 5 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उन्हें बड़ा झटका लगने वाला है। एग्जिट पोल में AIMIM को सिर्फ 0 से 1 सीट दी गई है। उनका वोट शेयर भी सिर्फ 1% रह सकता है। AIMIM ने इस बार 56 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एग्जिट पोल कह रहा है कि खाता खुलना भी मुश्किल है। सीमांचल इलाके में उनका प्रभाव घटता दिख रहा है। मुस्लिम वोट बैंक में भी उनकी पकड़ कमजोर हुई है। बिहार चुनाव में इस बार एक बड़ा इतिहास रचा गया है। राज्य में कुल 66.91% मतदान हुआ। पहले चरण में 64.66% वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण में 67.14% वोट डाले गए। ये 1951 के बाद से सबसे ज्यादा है और इस रिकॉर्ड में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान है। पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत 62.8 रहा, जबकि महिलाओं ने 71.6% वोटिंग की। यानी महिलाओं ने पुरुषों से लगभग 9% ज्यादा वोट डाले। गजब है ये तो। दूसरे चरण में तो महिलाओं ने 74% से ज्यादा वोटिंग की। ये अंतर पहले कभी इतना बड़ा नहीं था। अब इतिहास में झांकते हैं। 2000 तक महिलाओं की वोटिंग पुरुषों से 20% कम होती थी। 2015 में महिलाओं की भागीदारी 7% तक बढ़ गई। 2020 में बढ़त 6% थी, लेकिन इस बार जो हुआ वो बेमिसाल है। 9% की बढ़त पहले कभी नहीं देखी गई। बिहार में 3.5 करोड़ महिला मतदाता हैं। संख्या में पुरुष ज्यादा हैं, लेकिन वोटिंग प्रतिशत में महिलाएं बहुत आगे हैं। चौखट और घूंघट से बाहर निकलकर महिलाओं ने वोट डाला। महिलाएं अब साइलेंट फोर्स बन चुकी हैं। वो चुनाव के नतीजे बदल सकती हैं। राजनीतिक दलों ने भी इस बात को समझा है। सभी पार्टियां अब महिलाओं को अलग वर्ग के रूप में देखती हैं। महिला मतदाताओं में ये जागरूकता अचानक नहीं आई, ये एक लंबी यात्रा है। शिक्षा और जागरूकता बढ़ी है। सरकारी योजनाओं ने भी इसमें भूमिका निभाई है। महिलाएं अब अपने अधिकारों को समझती हैं, अपनी जरूरतों को समझती हैं और वो जानती हैं कि उनका वोट उनकी ताकत है। अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में वोट डालती हैं, लेकिन क्या वो सिर्फ हर पार्टी के लिए वोटर बनकर रह गई हैं? राजनीति में उनकी भागीदारी कितनी है? तो आंकड़े बहुत निराश करने वाले हैं। बिहार की 243 सीटों पर कुल 2615 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। इनमें से सिर्फ 258 महिला उम्मीदवार हैं, यानी कुल उम्मीदवारों में महिलाएं 10% से भी कम हैं। एनडीए ने 243 में से सिर्फ 34 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया, जबकि महागठबंधन ने सिर्फ 30 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया। 2020 के चुनाव में 370 महिला उम्मीदवार थी, यानी इस बार महिला उम्मीदवारों की संख्या और घटी है। इस चुनाव में किसी महिला नेता का नाम चर्चा में नहीं रहा सिवाय मैथिली ठाकुर के। उसकी वजह हम सब जानते हैं, क्योंकि वो एक जानी मानी गायिका है। कोई बड़ी महिला नेता टक्कर में नजर नहीं आई। बिहार में आजादी के बाद से सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री हुई है, वो है राबड़ी देवी, जो 1997 में मुख्यमंत्री बनी थी। लालू यादव जेल गए तो उन्हें सीएम बनाया गया था।
राबड़ी देवी ने 3 बार मुख्यमंत्री का पद संभाला, लेकिन उन्हें अपने दम पर नेता नहीं माना जाता था। वो लालू यादव की प्रॉक्सी के रूप में देखी जाती थी। 2005 में जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने सत्ता संभाली, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और राबड़ी देवी का युग खत्म हो गया। आज राबड़ी देवी विधान परिषद की सदस्य हैं, वो विपक्ष की नेता हैं, लेकिन उनका वो दबदबा नहीं रहा। अब तेजस्वी यादव आरजेडी का नेतृत्व करते हैं। अब सवाल उठता है कि महिलाओं को टिकट क्यों नहीं मिलते? महिलाएं बम्पर वोटिंग करती हैं, लेकिन टिकट देने में पार्टियां कंजूसी करती हैं। इसके कई कारण हैं। पहला कारण है पितृसत्तात्मक सोच। राजनीतिक दलों की कमान पुरुषों के हाथ में है। वो महिलाओं को कमजोर समझते हैं। उन्हें लगता है कि महिलाएं चुनाव नहीं जीत सकती। दूसरा कारण है जातीय गणित। बिहार की राजनीति जाति पर चलती है। हर सीट पर जाति का समीकरण देखा जाता है। महिलाओं को इस गणित में जगह नहीं मिलती। तीसरा कारण है महिलाओं की अपनी चुनौतियां। बिहार में आज भी महिलाओं को कई बंधनों का सामना करना पड़ता है। परिवार की जिम्मेदारियां, सामाजिक दबाव। राजनीति में आना उनके लिए आसान नहीं है। महिलाओं के लिए योजनाएं तो बहुत हैं। सभी दल महिलाओं को लुभाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन नेतृत्व में उन्हें जगह नहीं देते। यही राजनीति की विडंबना है। खैर, चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। तब पता चलेगा कि तस्वीर बदलेगी या एग्जिट पोल पर मोहर लगेगी। लेकिन एक बात है, बिहार की महिलाओं ने अपनी ताकत दिखा दी है। वैसे मैं आपको बताऊं, हमारी टीम में हमारे सहयोगी हैं सचिन। उनका कहना है कि इस बार जो हम महिलाओं के आंकड़ों की बात कर रहे हैं, उसमें युवा लड़कियों की संख्या ज्यादा है। जेनजी भी आप कह सकते हैं। अब ये जेनजी क्या करिश्मा दिखाएगी, ये हमें 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन महिलाओं को अब राजनीति में वो जगह मिलनी चाहिए जिसकी वो हकदार है।